हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड नाउ न्यूज़ की इस खास पेशकश में। दोस्तों, आज हमारा चर्चा का विषय बेहद ही खास है। एक ऐसा मुद्दा जो कि अब इंटरनेशनल मुद्दा बनता जा रहा है। एक ऐसा मुद्दा जिसने पूरे देश को दो भागों में बांट चुका है। और इस विषय में आज हमारे साथ हैं जाने माने शिक्षाविद, पॉलिटिकल एनालिस्ट और ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के चेयरमैन श्री सुनील शर्मा जी। सुनील शर्मा जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड नाउ न्यूज़ के अंदर। नमस्कार अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू वेरी मच। सर, इस पूरे मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मुद्दे ने एक अलग ही रूप ले लिया है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अंकित, मैं इस मुद्दे को इस ढंग से लेता हूँ कि इसमें फाउल के ऊपर फाउल हुए हैं। इसके अंदर आप किसी भी पक्ष को आप ये नहीं कह सकते कि उसने गलती नहीं की। इसमें एक गलती और एक गलती के बदले में एक दूसरी गलती और दूसरी गलती के बदले में एक तीसरी गलती, और अंत में वो एक कूटनीतिक क्राइसिस के ऊपर, एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस के अंदर एक पहुँच गया है। तो ये एक ऐसा इशू था जो कि एक इंसान की छोटी सी एक महत्वाकांक्षा, अपने आप को पॉपुलराइज करने की एक इच्छा, और उस इच्छा के चलते जब आप चीज़ों को आप लिमिट क्रॉस करने लगते हैं तो फिर उसके नतीजे यही निकलते हैं। और ख़ुद सत्तारूढ़ जो दल है जिसकी वो प्रवक्ता है, उनका भी रोल उसके अंदर कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। और उसके बाद जो विरोध करने वाले लोग थे, उनका भी इसके अंदर रोल बहुत अच्छा आप नहीं मान सकते, क्योंकि वो भी उस सीमा पे क्रॉस कर गए जहां उन्होंने ये भी नहीं ध्यान दिया कि राष्ट्रीय इंटरेस्ट इसके अंदर किस ढंग से हर्ट हो सकते हैं। तो वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि जब भी कोई भी इंसान जब बोल रहा है तो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो उसकी अपनी एक सीमा है। जैसे ही आपकी अगर भावना मेरे कुछ कहने से अगर हर्ट होती है तो वही मेरी एक अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमा है। और ये एब्सोल्यूट नहीं होती कभी भी कि आपकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट हो, क्योंकि सामने वालों के भी अपने राइट्स हैं, उनके भी अपने इमोशंस हैं। तो आपको उनके इमोशंस को आपको ख्याल रखना ही चाहिए, और इसके अंदर हर पक्ष को ख्याल रखना चाहिए। भले हिंदू देवी देवता हो तो उनका भी मान सम्मान रखा जाना चाहिए। और अगर 20 करोड़ अगर हिंदुस्तान के जो मुस्लिम्स हैं उनकी जो आस्था है, स्पेशली उनके जो नबी हैं हज़रत मोहम्मद साहब, उनमें उनके प्रति अगर आस्था है तो उनके बारे में बात करते वक्त भी हमें मतलब लोगों को उनकी सीमाओं का पता होना चाहिए, क्योंकि वो एक भावनात्मक एक इशू है। तो मैं मानता हूँ कि रिलीजियस एंटिटी कोई भी हो, रिलीजियस पर्सनैलिटी कोई भी हो, या आपका फेथ का कोई सा भी इशू हो, भले ही वो देवी देवता, अगर हिंदू देवी देवताओं का मामला है तो वह भी लोगों को बहुत संयम बरतना चाहिए। और अगर हज़रत मोहम्मद की बात है, क्योंकि नबी जो है, क्योंकि इस्लाम के अंदर वो बहुत एक स्पेसिफिक एक जगह है, एक मायना रखते हैं। और जब आप उनके खिलाफ अगर आप बोलते हैं या उनके लिए अगर आप डेरोगेटिव बात बोलते हैं तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों की भावना आहत होती है। अच्छा, अब मगर इसमें एक दूसरी बात है कि अगर किसी ने अगर कुछ बोल भी दिया था तो उन्हें इस बात को समझना चाहिए था। इस विशेषकर मुसलमानों को एक बात समझनी चाहिए थी कि खुद हज़रत मोहम्मद जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनको वो बहुत ही अदब से बात करते हैं, तो उनके खुद के जीवन से उन्हें सीखना चाहिए था। क्योंकि इस्लाम के अंदर एक बात है कि जो मोहम्मद साहब का जो किरदार है उससे हर मुसलमान को सीखना चाहिए। तो एक बहुत एक पुरानी एक हदीस से एक रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद एक गली से गुजरते थे और एक महिला रोज़ उन पर कचरा डाल देती थी। तो एक दिन उसने कचरा नहीं डाला तो कहते हैं कि मोहम्मद साहब उसके घर पहुंच गए उसकी हालचाल पूछने के लिए, भी आपके मिजाज तो ठीक है। तो अब बात एक है कि जिस शख्सियत के अंदर इतनी सखावत हो, इतनी जनरसिटी हो, जितनी उदारता हो, उसकी उम्मत के अंदर एक अजीब सा एक समस्या आ गई है कि अगर कुछ भी कह दिया है तो ठीक है, ये कहना बहुत गंदी बात थी। देखिए, मैं नूपुर शर्मा के किसी भी बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मगर अगर उसने गलत बात कर भी ली थी तो उसके लिए एक लॉ है, उसके लिए पूरा एक सिस्टम है। और या आप ये भी कह सकते हैं कि इस पूरे देश के अंदर एक इंटेलिजेंशिया भी है जो ऐसी किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा होता, उसको क्रिटिसाइज कर रहा होता है। लेकिन सुनील जी, ऐसा कहा जाता है कि ताली जो है दोनों हाथ से
बचती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजी। कुछ ऐसा रिएक्शन आया, उसको ऐसा कमेंट वहां से भी आया, उसकी जगह से ऐसा रिएक्शन निकला है, तो आपको कितना सही लगता है ये सारी चीजें, क्योंकि ताली कहीं ना कहीं दोनों हाथों से ही बचती है, इस चीज को आप किस तरीके से? नहीं, देखिए यहाँ इमेच्योरिटी दोनों पक्षों ने दिखाई है। नूपुर शर्मा तो निस्संदेह दिखाई है इमेच्योरिटी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आप, और विशेषकर आप एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि आप सत्तारूढ़ दल के आप प्रवक्ता हैं, और जब आप सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हैं तो आपको बोलते हुए बहुत ज़्यादा संयम आपको रखना चाहिए था, और विशेषकर आपको ये देखना चाहिए था कि अगर आबादी का एक बड़ा हिस्सा अगर उससे आहत हो रहा है, 14-15% लोग अगर आहत हो रहे हैं, तो वो बात कहने से बचना चाहिए था। मगर उन्होंने एक टिपिकल ढंग का एक रिएक्शन दिया, और उस रिएक्शन के जवाब में जो रिएक्शन हुआ, विशेषकर कानपुर के अंदर जैसा रिएक्शन हुआ या बाकी दीगर शहरों में जो रिएक्शन हुआ, उसको भी आपको बहुत ज़्यादा सेंसिबल बात आप नहीं कह सकते थे। मगर उसके पीछे क्योंकि गवर्नमेंट का खुद का जो रिएक्शन था वो नहीं आया, तो होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही नूपुर ने बात बोला, दूसरे दिन या तीसरे दिन सरकार का खुद का एक रिएक्शन आना चाहिए था। तो शायद बाकी जो रिएक्शंस आए, उन रिएक्शनों से बचा जाना चाहिए था। मगर पहले नूपुर की फॉल्ट है, पहला तो जो फॉल्ट है वो नूपुर का फॉल्ट है, दूसरा फॉल्ट फिर गवर्नमेंट का फॉल्ट है, तीसरा फॉल्ट उस पार्टी का फॉल्ट है जिस पार्टी की वो प्रवक्ता थी, और उसके बाद फॉल्ट का फिर जो मुस्लिम जो पूरा वर्ग था देश का, उसका जो रिएक्शन है वो भी थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गए। तो वो मैं मानता हूँ कि एक के बाद एक सबकी फॉल्ट्स हैं इसके अंदर किसी को भी बरी आप नहीं कर सकते। और सबसे बुरी बात है कि अंत में नतीजा ये निकला कि पूरा का पूरा जो भारतीय जो आपके जो राष्ट्रीय हित हैं वही जियोपार्डाइज हो गए, कि क्योंकि जब कुछ भारतीय जो लोग थे, जैसे मिस्टर एक जुबैर थे, उन्होंने जिस ढंग का कैंपेन चलाया, उसके रिपरकशंस कुवैत में भी पहुंच गए, और उसके बाद कतर में पहुंच गए और ओमान में पहुंच गए, और उनके वहाँ पे भारतीय जो दूत थे उनके विदेश मंत्रालय ने बुलाया और नोट दिया, डिमार्श दिया। तो ये अपने आप में, क्योंकि कारण एक है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा अंकित, कि जो आपका जिस अरेबियन जो कंट्रीज, गल्फ जो काउंसिल है, गल्फ काउंसिल के अंदर लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं, और 90 लाख भारतीय रहते हैं। तो नेचुरली अगर किसी भी ढंग का अगर भारत के खिलाफ अगर एक माहौल बनता है, तो उन 90 लाख जो भारतीय हैं उनके भविष्य के ऊपर उसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। और दूसरी बात आपको इसको भी समझना पड़ेगा कि जो अब गल्फ काउंसिल है, जो अब 6 मुल्कों की, वो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। उसके अंदर उसी का एक हिस्सा है यूएई। आपको अंकित ये बात की जान के आश्चर्य होगा कि यूएई हमारा 3rd बिगेस्ट बिजनेस पार्टनर है। 154 अरब डॉलर का हमारा उनसे बिजनेस है, और टोटल जो रेमिटेंस है हमारा, जो भारत के अंदर जो भारत के जो विदेशी लोग हैं, जो एनआरआईज हैं, जो हिंदुस्तान में भेजते हैं, वो लगभग आप मान लीजिएगा कि लगभग 90 अरब डॉलर भेजते हैं, और इस 90 अरब डॉलर में 50 अरब डॉलर केवल आपका गल्फ काउंसिल से आता है। तो अगर 90 करोड़ लोग और प्लस इतना बड़ा इकोनॉमिक आपका जो सिस्टम है, अगर उसके ऊपर अगर एक एडवर्स इम्पैक्ट आता है, तो ये मैं मानता हूँ कि ये कहीं न कहीं एक इंसान की एक मैच्योरिटी, एक गलती, और उसके बाद ये चीज़ होती है। अगर सरकार दूसरे दिन ही ये बात बोलती कि नूपुर का जो बयान है वो हमारा बयान नहीं है, ये भारत सरकार का बयान नहीं, और भारत सरकार जो है वो सभी धर्मों का सम्मान करती है, तो शायद ये पोजीशन नहीं होती। मगर सरकार, क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत माजरत के साथ माफ़ी मांगते हुए कहना चाहूँगा कि सरकार क्योंकि खुद ध्रुवीकरण के माध्यम से ही सत्ता में आई है, तो वहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाई ठीक है, ओके, लेट इट मैच्योर, इसको मैच्योर होने दीजिएगा, इस चीज़ को आगे बढ़ने दीजिएगा, और जब बढ़ जाएगा मामला, तो फिर उस पर लहलाती वोटों की फसल हम काट लेंगे। तो वोटों की फसल, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, और दूसरी बात है कि भारत के अंदर भी आप ये माने कि मुस्लिम वर्ग का भी जो रिएक्शन था वो भी थोड़ा टिपिकल ढंग के ऐसा रिएक्शन था जिसके नतीजे के अंदर एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस भी हो गया। तो मैं मानता हूँ इसमें सभी लोगों की इसमें थोड़ी थोड़ी फॉल्ट्स हैं, सभी लोगों की गलतियां हैं। लेकिन सुनील जी, कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी अब ये परेशानी बनते जा रही है, क्योंकि अरबिक कंट्री से बहुत सारा बिजनेस है, जैसा कि आपने बताया। लेकिन एक चर्चा जो कि इतना माहौल खराब कर रही है, ऐसे में स्पोक्स पर्सन की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो क्या कह रहा है, कि उसके बाद कहने से देश में
इतना परिवर्तन आएगा, इतना जलेगा देश, दो भागों में डिवाइड होगा। आपको नहीं लगता स्पोक्स पर्सन को इट्स हाई टाइम की कुछ स्ट्रिक्टनेस लानी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए? नहीं, देखिए बात एक है कि कुछ तो आप पहली बात तो ये है कि जो टीवी जो चैनल्स हैं वो अपने आप में एक इम्बैच्योर एक एक्टिविटी हर शाम को करते हैं कि टीआरपीस के लिए कि भाई कैसे टीआरपी बढ़ाई जाए। तो टीआरपीस को बढ़ाने के लिए वो चीज़ों को बहुत ही अलग ढंग का एक लड़ाई झगड़े का सा एक माहौल। अब आपके दर्शक भी इस बात को जानते होंगे कि हर शाम होते ही लगता है कि टीवी चैनल्स पे पता नहीं कितना बड़ा एक संकट आन पड़ा है, कि अब देश पता नहीं कौन सा एक सांप्रदायिक युद्ध के अंदर चला गया है, जबकि वस्तुस्थिति ऐसा है नहीं, बिल्कुल कहीं भी ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान का आज भी बहुसंख्यक जो वर्ग है, बड़ी मात्रा में जो बिग पॉपुलेशन है, वो सर्वधर्म समभाव में बिलीव करती है। दे बिलीव इन वन थिंग कि देश का जो 140 करोड़ है उनसे हमारा सबका एक ब्रदरली रिलेशन है। तो एक बड़ी पॉपुलेशन इस बात को मानती है। मगर आपका जो टीवी चैनल्स का जो शाम का जो तौर तरीका है, वो आपको ये लगेगा कि पता नहीं बाहर जाना भी पता नहीं मुनासिब है, नहीं बाहर जाएंगे तो पता नहीं कहाँ आग लग रही होगी, ऐसा लगता है उसको देखने के बाद। तो एक वाली बात तो टीवी चैनल्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट एक आना चाहिए अगर इन ए वे, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक बहुत ही एक टिपिकल ढंग से वो गलत तरफ ले जा रहे हैं पूरे मुल्क को। दूसरी बात है प्रवक्ता, और दूसरी बात है कि कुछ मौलवियों को जो बुलाया जाता है वहाँ पे, कुछ पार्टियों के प्रवक्ता हैं, कुछ मौलवीज हैं, पहले वो एक बात करेंगे, एक टिपिकल ढंग की बात करेंगे, फिर उसके जवाब में एक दूसरा टिपिकल जवाब, और फिर एक तीसरा। तो वो क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद ये सब करके वो वोटों का एक थैला खड़ा कर लेंगे, एक वोट बैंक खड़ा कर लेंगे। तो यहाँ जनता को भी इस बात को रिजेक्ट करना चाहिए कि नो, हम इस रंग के जो लड़ाइयों के जो चैनल जो हैं इनको हम बायकाट करें। और खुद सरकार को आपके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उसको भी एक गाइडलाइन बनानी चाहिए कि भाई कहाँ आपका नेशनल इंटरेस्ट जियोपार्डाइज हो रहा है, वहाँ अगर आप रोज़ अगर इस ढंग की अगर एक्टिविटीज़ करेंगे तो नतीजा निकलेगा कि देश पता नहीं किन किन मोर्चों के ऊपर धराशायी हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों की राजनीति तो चमक जाए, मगर आपको ये भी ख्याल रखना होगा कि हमें 130 करोड़ लोग 130-40 करोड़ लोगों के पेट आपको पालने हैं, उनके लिए एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत बेहतरीन एक ज़िंदगी आपको प्रोवाइड करनी है। तो उसको आप इन चीज़ों के लिए बलि का बकरा आप 130 करोड़ लोगों को नहीं बना सकते। बहुत सटीक बात आपने कही। लेकिन सुनील जी, एक बात भी हमको जानना पड़ेगा कि एक ट्रेंड चल चुका है। वो ट्रेंड ऐसा चला है कि कुछ भी अगर आपको फेमस होना है तो कुछ ऐसे वर्ड कह दो जिससे ये लगे कि आग लग जाएगी दुनिया के अंदर, एक ऐसे कुछ कमेंट कर दो जिससे कि पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता सुनील जी, क्योंकि आपने सरकारों को बनते देखा है, बिखरते देखा है, आपने इंटरनेशनल मुद्दे पे आप काफ़ी बात करते हैं और गहर चिंतन भी करते हैं, इसके ऊपर अध्ययन भी करते हैं आप इसके अंदर, तो आपको नहीं लगता एक ट्रेंड आ चुका है जहां एक नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ ऐसे कमेंट करता है जिससे उसकी राजनीति में फायदा हो उसको? तो ये ट्रेंड आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़? नहीं, देखिए ये ट्रेंड वास्तव में बहुत ही एक टिपिकल ढंग का ट्रेंड है और इस ट्रेंड को रोका जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए सब कर रहे हैं तो ये, बट एक्चुअली इसके अंदर मैं मानता हूँ कि इर्रेस्पॉन्सिबल सभी लोग एक्ट कर रहे हैं। मैं इस बारे में बताता हूँ कि आपका जो दक्षिण पंथ है, आपका जो राइट विंगर्स हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो एक टिपिकल ढंग की एक्ट कर रहे हैं। और स्पेशली जो लिबरल जो लोग हैं, जो अपने आप को लिबरल सेकुलर डेमोक्रेट बोलते हैं, उनका भी रोल कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो भी एक इर्रेस्पॉन्सिबल बात कर रहे होते हैं, वो भी बातों को कहते वक्त उन सीमाओं को लांघ जाते हैं। स्पेशली लिबरल्स भी सीमाओं को लांघ जाते हैं, आपके सेकुलर जो अपने आप को कहते हैं वो भी सीमाओं को लांघ जाते हैं, और वो भी केवल अपने पॉलिटिकल गेन के लिए नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बोलने लगते हैं। तो यहाँ हमें सबको समझना होगा, चाहे आप राइट विंगर हैं, आप लेफ्ट विंगर हैं, चाहे आप मिडिल पाथ वाले आदमी हैं, हम सबको एक बात समझनी पड़ेगी कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सियासत में हैं और आप अपनी जिम्मेदारी इन 140 करोड़ की बहबूदी में नहीं देख के कल वोटों में देखते हैं, तो भले आप राइट विंगर हैं, चाहे आप लेफ्ट विंगर हैं, चाहे आप मिडिल पाथ कहने वाले आदमी हैं, आप एट द एंड ऑफ द डे इस देश का भला नहीं कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों से सभी लोगों को बचना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत अच्छी बात आज आपने समझाई ऑडियंस को, लेकिन ये बात कहना भी गलत नहीं होगा कि इंडियन मुस्लिम्स उनको भी इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मुद्दा इंटरनेशनली चले जाए और देश का हित से अनहित हो जाए।
क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनली जब मुद्दा जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, इसके रिप्रकशन भी बहुत होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ आती है। आपको लगता है इंडियन मुस्लिम को भी स्टैंड लेना चाहिए था कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए इसमें दोनों तरफ, मैंने कहा कि मिस्टेक्स इसमें सब तरफ हैं। इसमें इंडियन मुस्लिम्स की तरफ भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक हुई, नो डाउट अबाउट इट। और स्पेशली जो इंटेलिजेंशिया है, मेरा जैसा आप जैसा, उनकी भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि एक्चुअली इंडियन मुस्लिम्स को तो पहली बात तो मैंने कहा कि भाई आप जिसकी उम्मत होने का दावा करते हैं, कम से कम उसी कंडक्ट से आप सीख लीजिएगा, उन्हीं के व्यवहार से आप सीख लीजिएगा कि ऐसी सिचुएशंस पे उनका खुद का क्या रुख रहा होगा। दूसरी बात, एक बात मैं और आपको कह देना चाहता हूँ कि वहाँ भी जो इंडियन मुस्लिम्स में जुबैर जैसे जो लोग हैं, जैसे इधर नूपुर थे, उधर जुबैर थे, उन जैसे जो लोग हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे किस टाइम भारतीय हितों के खिलाफ जाके और कतर या कुवैत को आप उकसा रहे हैं, और उकसा रहे हैं तो अल्टीमेटली होगा ये कि पूरे के पूरे एक पूरे वर्ग को आप एंटी नेशनल आप डिक्लेयर करने के लिए खुद ही बढ़ रहे हैं। तो यहाँ इंडियन मुस्लिम्स को ऐसे लोगों को बिग नो कह देना चाहिए कि नो, हम आपके जाल में नहीं फंसने वाले। हिंदुओं को कहना चाहिए हम नूपुर के जाल में नहीं फंसने वाले, और मुसलमानों को कहना चाहिए कि हम ये जो सो कॉल्ड जो मुल्ला मौलवी वहाँ बैठते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के, और बहुत सारे लोगों को पता भी है कि वो बैठ के कर क्या रहे होते हैं, ध्रुवीकरण करवा रहे होते हैं। तो इन दोनों ही वर्गों को, दोनों वर्गों के लोगों को बिग नो कहने का एक मादा होना चाहिए। नहीं तो होगा ये कि इस ढंग के जो लोग हैं, चाहे वो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर साउथ से भी एक पॉलिटिकल एक फैमिली है, मुस्लिम पॉलिटिकल फैमिली है, वो जो एक्ट कर रहे होते हैं, या उनके जो बहुत सारे समर्थक उनके जो एक्ट कर रहे होते हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे इंडियन मुस्लिम्स को उस लाइन को क्रॉस करवा देना चाहते हैं, जिससे कि बाकी लोगों को फिर ये कहने का मौका मिले हम तो पहले ही कह रहे थे कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ये लोग जाते हैं। तो मैं मानता हूँ ऐसे लोगों को जब तक वो भी नो कहना चालू नहीं करेंगे, इन द सेम मैनर हिंदू जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्हें भी इसमें बाहर आना पड़ेगा। उन्हें भी ये बात कहनी पड़ेगी कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सीमा क्या है। अगर 20 करोड़ लोगों की भावनाएं किसी व्यक्ति से अगर एसोसिएटेड हैं, तो ऐसी बात कहने से हमें अपने आप को बचाना होगा। अगर हम नहीं बचा रहे तो हम एक पागलपन की तरफ जा रहे हैं, और दोनों ही वर्ग पागलपन की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी राय में आज की तारीख के अंदर इस देश को, सच बात तो है कि कबीर की जरूरत है, जो दोनों लोगों को आईना दिखा सके, दोनों पक्षों को आईना दिखा सके और दोनों पक्षों की गलतियां बता सके। मगर सच प्रॉब्लम हमारी ये है कि ये जब बात हम कहते हैं, जब हम करेक्ट होते हैं तो पॉलिटिकल करेक्ट नहीं होते, और लोग केवल पॉलिटिकल करेक्ट बनना चाहते हैं, करेक्ट नहीं बनना चाहते। लेकिन जैसे कि इंडियन मुस्लिम ने स्टैंड लिया है, इंटरनेशनल मुद्दे को लाया, भगवान ना करे कि अगर 20% 30% हिंदू भी इसके ऊपर स्टैंड लेने लग गए, उसका रिएक्शन आया, तो देश एक ऐसी जगह पहुंच जाएगा जिसके रिजल्ट हैं आप और मैं जानते हैं बहुत ख़राब होने वाले, नुकसानदायी होगा। ऐसे में सरकार को अब हाई टाइम हो चुका है कि इस पे रिएक्शन भी देना चाहिए, और इसके ऊपर उनके जो नेता हैं आगे बढ़ के आना चाहिए। आपको लगता है? नहीं, एक्चुअली समस्या ही सरकार में है। अगर सरकार सबको गले लगाने की बात करने अगर लग जाएगी जिस दिन, तो उस दिन तो समस्या ही सॉल्व हो जाएगी। अगर पहले दिन इसके ऊपर होता कि नूपुर को पहले दिन अगर वो एक्सपेल कर देते, या उसको अगर शो कॉज नोटिस भी दे देते कि हाउ यू स्पोक दिस थिंग, तो मेरे ख्याल से इस चीज़ें इतनी बढ़ती ही नहीं। मगर सरकार खुद एक्चुअली, क्योंकि सरकार ध्रुवीकरण के माध्यम से आई है, तो सरकार इस चीज़ को चाहती नहीं। सरकार ये चाहती है कि ऐसा चलता रहे। तो ये जो चलता रहे की जो प्रवृत्ति सरकार की है, और दूसरी बात है कि मुस्लिम्स के भी के अंदर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स होगी तो शायद वो उस वैक्यूम को फिल कर लेंगे, जो वैक्यूम 1947 की मुस्लिम लीग का जो वैक्यूम था, जो पाकिस्तान बनने के बाद आ गया है। तो एक्चुअली आज की तारीख के अंदर कुछ एम्बिशियस मुस्लिम लीडर्स भी ऐसे हैं जो उस वैक्यूम को फिल करना चाहते हैं, या एक नया एक ऑल्टरनेटिव देना चाहते हैं कि जो 47 के बाद मुस्लिम लीग क्यों जस्टिफिकेशन खो बैठी। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अगर इस ढंग की पॉलिटिक्स करके, इस ढंग की, मैंने अभी आपको बताया कि जो दक्कन का एक परिवार है जिसके 2 भाई पॉलिटिक्स में हैं, तो उन सब की एक्टिविटीज़ यही हैं कि भाई ठीक है, उस वैक्यूम को फिल करें, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा हैं, मगर वो उस महत्वाकांक्षा के चलते इस देश के 20 करोड़ लोगों को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये तो वो जाने। मगर यहाँ सरकार का भी जो रोल है वो भी कोई बहुत
बहुत अच्छा रोल नहीं है। उनका भी रोल बहुत ही एक टिपिकल रोल है, वो बहुसंख्य लोगों की भावनाओं को आंदोलित करके 2024 के अंदर वापस रिपीट होना चाहते हैं। तो यहाँ तो बात एक है कि जब तक दोनों वर्ग के लोग मिलके दोनों लोगों को रिजेक्ट नहीं करेंगे कि भाई वी आर रिजेक्टिंग यू, तब तक नए ढंग की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एजुकेशन की आज भी हमारे समाज में कमी है? क्योंकि कुछ भी हो जाता है और मुद्दा आपकी तरफ फैल जाता है, क्योंकि युवा वर्ग है, भारत एक युवा देश है। एजुकेशन की कमी आज भी खलकती है। नहीं देखो, एजुकेशन की बात तो है ही, क्योंकि मैं तो लगातार एक बात आपको पहले भी मैंने आपको बोली है आपके कुछ प्रोग्राम्स में कि एजुकेशन बेसिकली मीन क्या है, एजुकेशन के अर्थ क्या है। तो जब तक बात एक है कि विद्या ददाति विनयम, जब तक विद्या आप में विनम्रता नहीं ला रही, आप में पोलाइटनेस नहीं ला रही, दूसरे के लिए टॉलरेंस नहीं ला रही है, दूसरे के डिसेंट को सम्मान करने की भावना आप में नहीं ला रही है, तो वो विद्या ही नहीं है बेसिकली। क्योंकि एक्चुअली अगर आप भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति विद्या ददाति विनयम की बात करती है, और दूसरी बात करती है सा विद्या या विमुक्त है, कि विद्या वो है जो मुक्त कर दे, यानी आपको लिबरेट कर दे। किस चीज़ से लिबरेट कर दे? बिगटरी से, कट्टरपंथ से आपको लिबरेट कर दे, कठमुल्लावाद से आपको लिबरेट कर दे। तो जब तक वो जो ट्रू सेंस में जो एजुकेशन जिसे आप बोलते हैं, या दूसरे का दर्द आपका दर्द बन जाता है, वो दर्द जब तक आप नहीं हासिल कर लेंगे तब तक आप मान सकते हैं कि वो शिक्षा आई नहीं है, किसी को शिक्षा मिली नहीं है। तो भारत के एकेडमिशियंस के लिए भी सामने चैलेंज है, गवर्नमेंट के सामने चैलेंज है, इंटेलेक्चुअल्स के सामने चैलेंज है, पत्रकारों के सामने, आप जैसे लोगों के सामने भी चैलेंज है कि एक नया भारत कैसा बने, एक सशक्त भारत कैसा बने, और एक ऐसा भारत कैसा बने जो पूरे दुनिया के अंदर एक अपना एक अलग ढंग का एक वजूद बनाने में कामयाब हो। और वो तभी हो सकता है जबकि हम एक अलग ढंग का ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करें। अभी नो डाउट एक बहुत बड़ी समस्या है आपके ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, लोग अभी तक मिडाइवल माइंडसेट से बाहर नहीं आ पाए, और अब तो एक काउंटर सोसाइटी बना रहे हैं हम लोग, एक प्रतिक्रियावादी समाज बना रहे हैं कि एक की क्रिया दूसरे की प्रतिक्रिया, फिर एक की प्रतिक्रिया, फिर पहले की क्रिया। तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया के अंदर इस पूरे देश को हमने बहुत अजीब एक झंझावात में फंसा दिया है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इतना बवाल होते जा रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कोई बोलता है भारत माता की जय नहीं करना है। इतना एजुकेशन, इतना बड़ा सिस्टम होने के बाद भी ये सारी चीज़ें आती, तो बहुत सारे सवाल इस पर कहीं ना कहीं आपको दिखते हैं। नहीं देखो, मैं इसमें तो बताऊँ आपको, अगर आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िएगा, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के शुरुआती 50वें पेज के ऊपर एक बड़ी एक सुंदर सी एक कहानी है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जब कहीं जाते थे तो लोग बाग भारत माता की जय के नारे लगाते, तो पंडित जी ने लोगों से पूछा कि भाई तुम्हें पता है कि भारत माता कौन थी, कौन है? तो वो लोगों, किसी ने कहा कि भारत माता जो है एक भूभाग है, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। पंडित जी ने कहा नहीं, मेरे समझ में तो ये बात नहीं है। तो लोगों ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि तो आप बता दीजिए कि भारत माता कौन है। तो उस जमाने में 33-34 करोड़ लोग देश में रहते थे, तो उन्होंने कहा भारत माता का मायने है कि आप 34 करोड़ मिल के भारत माता का निर्माण करते हो। जब तक आप में से हर आदमी की जय नहीं, तब तक भारत माता की जय नहीं है। तो भारत माता की जय अगर आप बोल रहे हैं, आप बोलिए, पर आपके मन में ये पता होना चाहिए कि भारत माता आखिरकार है कहाँ। जब तक ये 140 करोड़ लोगों की जय आप नहीं कर लेंगे, भारत माता की जय नहीं है। और इस 140 करोड़ में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हर ढंग के लोग हैं। आप भी हैं, मैं भी हूँ, हर आदमी, हम सब की जय में भारत माता की जय। तो भारत माता की जय आप जोर से बोलिए ना, मगर आपके मन में आपको पता होना चाहिए भारत माता आखिरकार है कहाँ। थैंक यू सो मच सुनील जी कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी सफ़र में। तब तक खुश रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए और देखते रहिए वर्ल्ड नाउ न्यूज़।